काजल बेटा, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। एक बार हमें बता कर तो देखती। तेरे मायके वाले तेरे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं है। हम कल ही तेरे अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर कर देंगे। नहीं माँ, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। हमारे हालात अभी अच्छे नहीं हैं। मानती हूँ कि हम गरीब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे मदद लूं। और अगर आपने मेरी मदद करने की कोशिश करी तो मैं आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। पर बेटा, हम तो तेरी बस। काजल की माँ बोल ही रही होती है कि काजल फोन रख देती है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतनी मुसीबत और गरीबी में जीने के बाद भी काजल अपने करोड़पति मायके वालों से मदद नहीं ले रही थी? और आखिर ऐसा क्या हुआ था काजल और उसके परिवार के साथ जिसके बारे में उसकी माँ उससे बातें कर रही थी? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैं और मेरा पूरा परिवार तो रोड पर आ जाएगा। अपनी आंखों के सामने अपनी फैक्ट्री को जलते देख रवि के होश उड़ जाते हैं और वो रोते हुए घर जाता है। जब पूरे परिवार को ये पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री जलकर राख हो गई और उसमें कुछ कारीगरों की जान चली गई है तो उनकी मुसीबत बढ़ जाती है और अगली सुबह होते ही कुछ लोग भड़कते हुए वहां आते हैं। तुम्हारी वजह से किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा मरा है। हमें मुआवजा चाहिए। तुम अमीर लोगों की लापरवाही की वजह से हम जैसे गरीब लोगों की जान जाती है। आंटी जी, हम समझ सकते हैं आपके साथ जो भी हुआ, पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ एक हादसा था। हम नहीं जानते थे कि शॉर्ट सर्किट ऐसा हो जाएगा और हमारी फैक्ट्री जलकर राख हो जाएगी। आप सब चिंता मत कीजिए। हमारी फैक्ट्री में जिनकी भी जान गई है, हम उन्हें मुआवजा जरूर देंगे। रवि और उसका पूरा परिवार पहले ही कंगाल हो चुका था और अपने सारे कर्ज और मृतकों को मुआवजा देने के लिए रवि अपना आलीशान महल बेच देता है और सभी कर्जदारों का कर्ज चुका देता है और अपने पूरे परिवार के साथ रोड पर भटकने लगता है। माँ, हम तो रातों रात करोड़पति से रोडपति बन गए। अब हम इस रोड पर अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगे? पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में और क्या लिखा है। राकेश इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी जुबान बंद हो जाती है और हाथ पैर अकड़ जाते हैं। आज पूरा परिवार राकेश को अस्पताल ले जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि राकेश पैरालाइज्ड हो चुका है। हे भगवान, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हम पर दुखों के पहाड़ टूट गए हैं। अब आपके पति बिल्कुल ठीक है। आप कल सुबह उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं और उससे पहले आपको 3 लाख रुपए हॉस्पिटल का बिल भरना होगा। क्या 3 लाख? माँ जी, आखिर हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पूरे परिवार के सामने एक और मुसीबत आ जाती है और उस समय सुमित्रा को और कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने गहने ले जाकर बेच देती है। और जैसे ही वो लोग अस्पताल से बाहर आते हैं, अशोक नाम का एक व्यक्ति उनके पास आता है और उनसे कहता है, मालिक, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। मैं आप जितना अमीर नहीं, मैं खुद भी किराए के घर में रहता हूँ। फैक्ट्री जलने से न सिर्फ हम गरीब बेरोजगार हुए हैं, बल्कि आपको भी गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ रही है। मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, पर मैं आपको ये 3,000 रुपए दे सकता हूँ। आप कोई किराए पर घर ले लीजिए और जितने दिन हो सके इसे अपना घर चला लीजिए। अशोक, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा मालिक? मेरा बच्चा जब बीमार था तब आपने उसके इलाज के लिए मुझे पैसे दिए थे। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अशोक से मदद लेकर रवि अपने पूरे परिवार के साथ एक किराए के घर में जाता है और 2,000 रुपए का राशन लेकर आता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। माँ जी, राशन तो खत्म हो गया और घर में पैसे भी नहीं है और ना ही रवि जी को कहीं नौकरी मिली है। हम गरीब कैसे अपनी जिंदगी काटेंगे? बहू, पता नहीं हमारी गरीबी कब खत्म होगी। तेरे ससुर जी की दवाई खत्म हो गई और हमें इस घर का किराया भी तो देना है। लगता है अब रवि बेटा के साथ हमें भी कोई काम देखना ही पड़ेगा। मेरा बेटा अकेले क्या क्या करेगा? सुमित्रा और काजल घर चलाने के लिए और रवि की मदद करने के लिए बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं। जहां काजल को 10,000 रुपए की एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है तो वहीं सुमित्रा को भी एक कोठी में साफ सफाई का काम मिल जाता है। और इस बारे में जब रवि को पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी छोटी सी लापरवाही की वजह से न जाने कितनों की जान चली गई। हम गरीब हो गए और आज मेरी ही वजह से इस समय माँ को और तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है। मुझे लापरवाही न करने के पहले बिजली का काम करवा लेना चाहिए था। आप खुद को दोषी क्यों ठहराते हैं? ये सब शायद हमारी किस्मत में ही लिखा था। चलिए अब खाना खा लीजिए। पूरा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है। समय यूं ही गुजरता है और बड़ी मुश्किलों से सुमित्रा और काजल अपना घर चलाती हैं। तो वहीं नौकरी की तलाश में आज भी रवि बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता है और लोग उसका मजाक बना देते हैं।
अरे रवि भाई साहब, हम आपको कैसे नौकरी दें? आप तो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और जब आप अपना बिजनेस नहीं संभाल सके तो हमारा क्या ही संभालेंगे? हमारे पास आपके लिए वैकेंसी नहीं है, आप कहीं और देखिए। रवि जहां भी जाता है उसे बस निराशा ही याद लगती है, जिस वजह से अब रवि मजदूरी का काम शुरू कर देता है। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं और एक दिन। अच्छा हुआ भाभी जो आप घर आ गई। मैं पिछले कुछ दिनों से कॉलेज नहीं गई हूँ। अगले महीने से मेरे कॉलेज में एग्जाम शुरू है। मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, कुछ पैसे हो तो दे दो। क्या पैसे? करिश्मा मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, पर तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कुछ करती हूँ। जो भी पैसे थे वो सारे पैसे पापा जी की दवाई और घर का किराया देने में खत्म हो गए, और फिर इस महीने का राशन भी तो लाना है। भाभी आपके घर वाले इतने अमीर हैं, आप उनसे कोई मदद क्यों नहीं ले लेती? नहीं करिश्मा, मैं अपने मायके वालों से मदद नहीं ले सकती। मेरे मायके वालों ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी भी परिस्थिति से लड़ सकूं। काजल काफी ज्यादा खुददार किस्म की लड़की थी, जो अपने अमीर माँ बाप से कभी मदद नहीं मांगती थी। समय यूं ही बीतता है और पैसे की कमी की वजह से काजल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देती है। पर इस बारे में जब काजल के माता पिता को पता चलता है तो वो काजल को फोन करते हैं और उसकी मदद करने की उससे बात करते हैं, पर काजल उनसे मदद नहीं लेती। और एक दिन काजल के मायके वाले महंगे महंगे तोहफे लेकर काजल के घर आते हैं। बेटा कितने दिनों बाद देख रही हूँ मैं तुझे। ये देखी सारे गिफ्ट हम तुम सबके लिए लाए हैं। इसमें खाने की चीज है और इसमें तुम सभी के लिए कपड़े और बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं हम। माँ भाभी आप दोनों यहाँ, वो भी इतने सारे गिफ्ट किस लिए? माँ मैंने आपको मना किया था ना, आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं इतने महंगे गिफ्ट लाकर? काजल तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हम तो बस यहाँ तुमसे मिलने के लिए आए हैं, और बेटी की ससुराल आ रही है तो खाली हाथ थोड़ी ना आते हैं, कुछ तो लाना ही था। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आप लोगों को कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। आप लोग मेरे गरीब ससुराल वालों का मजाक बनाने आए हैं, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए आप सब अपना ये गिफ्ट लेकर यहाँ से चले जाओ। काजल अपने मायके वालों से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सब कुछ देख पूरा परिवार बहुत दुखी होता है और सुमित्रा अपनी बहू को समझाने के लिए उसके पास जाती है। बहू आज क्योंकि हम करीब हैं इसलिए तुझे ये लग रहा है कि हर कोई तेरा मजाक बना रहा है, पर तेरी माँ और भाभी यहाँ हमारा मजाक उड़ाने नहीं बल्कि हमसे मिलने आए हैं। और तू याद कर, वो पहले भी तो इसी तरह से आते थे। हालात हमारे बदले हैं, उनके नहीं। सुमित्रा के समझाने पर काजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांगती है और पूरा परिवार उनके द्वारा लाया हुआ तोहफा एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर बाद रवि भी घर आता है और सभी घर वालों को एक अच्छी खुशखबरी सुनाता है। माँ, काजल, करिश्मा, बहुत जल्द हमारे भी दिन बदलेंगे, क्योंकि मुझे एक एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई है। हम पहले जैसे अमीर तो नहीं हो पाएंगे, पर अब हम और समय तक ऐसी गरीबी नहीं झेलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। सुना तुमने, रवि की नौकरी लग गई है। हाँ बेटा, मैंने देखा भी और सुना भी, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुदगर्ज बेटी ने साबित कर दिया कि वो किसी भी परिस्थिति को बहुत आराम से झेल सकती है। इस तरह काजल की आधी परेशानी खत्म हो जाती है और रवि पहले की तरह मेहनत करता है। ओह गॉड, शिट। अरे हाँ वो, एक मिनट जरा चुप हो ना। कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, तेरे ही कान बज रहे हैं। नहीं, कोई तो था, मुझे साफ आवाज आई थी। अच्छा तुम चलो, मैं देखती हूँ। सिया ऐसे बोलकर आवाज का पीछा करने लगी। वो गांव की ही एक गरीब सी लड़की थी। पीछा करते करते वो एक झाड़ियों वाले से इलाके में आ गई, जहां सुनहरे बालों वाला एक लड़का जोर जोर से करहा रहा था। बेचारा न जाने कौन है, परदेसी लगता है, मुझे देखना चाहिए। सुनिए। सुनिए। कौन है? हु आर यू? है सिया, ये इसने क्या बक दिया? माय फीट इज हर्टिंग, प्लीज हेल्प मी। अंग्रेज है शायद। चल सिया, तू भी अपनी अंग्रेजी दिखा दे। सुनिंग, वो हम पूछेंग तुम्हारी कहीं चोट लगिंग या तुम ऐसे ही चिल्लाइंग? और तुम कौन होइंग? अरे नहीं साहब, आपको तो पाँव में बड़ी गहरी चोट है। चलिए, मेरे बाबा हकीम है, वो आपकी मरहम पट्टी कर देंगे। आप मेरे साथ चलिए। शोन को लेकर सिया अपने घर में आ गई, जहां सिया ने अपने बाप को पूरी बात बताई और उसने शोन को मरहम पट्टी कर दी। लो बेटा, तुम्हारी मरहम पट्टी पूरी हुई। अब बताओ कि कैसा लग रहा है? वो एक्चुअली बाबा, मैंने आपको बताया था ना, ये अंग्रेज है, ये हमारी भाषा नहीं समझेगा। मैं इससे अंग्रेजी में ही पूछती हूँ।
तुझे अंग्रेजी बोलनी आती है? हाँ बाबा, अभी दिखाती हूँ आपको। सुनिंग, अब आपको कैसा महसूस होइंग? अच्छा महसूस हो रहा है। हे भगवान, आप तो हिंदी बोल रही हैं, तो क्या आप हिंदुस्तानी हैं? नो नो, मैं इंडियन हूँ भी और नहीं भी हूँ। वो एक्चुअली मेरी मम्मी इंडियन है और मेरे डैडी अमेरिकन। वैसे तो मैं अमेरिका में ही ग्रो हुआ हूँ, पर मेरी मम्मी ने मुझे हिंदी बोलना भी सिखाया है। क्या बात है। वैसे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। श्रीमान, हम विलायत नहीं गए हैं कभी भी, इसीलिए हम ऐसी ही अंग्रेजी जानते हैं। शॉन और सिया में ऐसे ही बातें होने लगी। सिया बस सीधी सादी सी ही लड़की थी जो कि शॉन को पहली नजर में काफी अच्छी लगी और ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो गई। सिया बेटा कहाँ है? माँ, मुझे शॉन अपने विदेश की फोटो दिखा रहा है। ले कुछ खा ले और शॉन को भी खिला देना। शॉन बेटा, आज रात को तुम यहीं रुक जाना। नो आंटी, मैं पहले ही काफी देर रुक गया। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। अब मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ। शॉन ऐसे बोलकर सिया के घर से चला आया, लेकिन उसके मन में से सिया का ख्याल था कि निकल ही नहीं रहा था। अगले दिन वो फिर से उससे मिलने आया और ऐसे ही सिया को भी धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा। और फिर वो दिन भी जल्दी आ गया जब शॉन ने सिया के घर वालों से उसका हाथ मांग लिया। शॉन बेटा, तुम तो हमें पहले ही नजर में पसंद आ गए थे। जाओ, दे दी हमने तुम्हें अपनी अमानत, ले जाओ। हम बहुत खुश हैं बेटा, बस हमारी बेटी को खुश रखना। माँ बाप से आशीर्वाद लेकर उनकी इकलौती बेटी श्रुति विदा होकर विलायत आ गई। शॉन के माँ बाप को लव मैरिज से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए शॉन ने उन्हें अपनी शादी के बारे में बता दिया और घर पहुंचते ही शॉन का श्रुति के साथ स्वागत किया गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इंडिया से डायरेक्ट बहू लेकर आएगा। आजा बहू, तेरा मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया, अपनी भाभी के लिए जाओ, जल्दी से गृह प्रवेश की थाली लेकर आओ। नो मामा, नेवर, मैं नहीं लाऊंगी। सोफिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मम्मी, I don't accept her as my bhabhi ji. So I'm very sorry. I'm not welcome her in my home. Sophia, but why you don't? Because she don't want and I'm also with her. लेकिन क्यों? अच्छा ठीक बात है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाऊंगी। गीता की बेटी और उसकी देवरानी को श्रुति का शॉन की जिंदगी में आना पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने उसका गृह प्रवेश करवाने से भी इनकार कर दिया। लेकिन गीता ने बड़ी खुशी से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया और खुशी खुशी उसका स्वागत भी किया। आज श्रुति की अपनी विदेशी ससुराल में पहली रसोई थी। भगवान जी, मुझे तो इतनी चीजों का इस्तेमाल भी करना नहीं आता है और साथ ही ना विदेशी खाना बनाना आता है। मेरा क्या होगा अब? चल श्रुति, भगवान का नाम ले और जो भी तुझसे आता है वही बना ले। श्रुति ऐसे खुद से ही बोलते हुए खाना बनाने को लग गई और उसने अपने विदेशी ससुराल में पहली रसोई में खीर, पूरी और सब्जी बनाई। कुछ देर बाद जब सभी टेबल पर आए, Oh my God, this is so good. Geeta, she cooks like you cook on your first rasoi. So good, really so good. Dear Eliza and Sophia, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा सा चखा देखो, खाना देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। I don't eat this kind of food. Look at this weird dish. It's only oil or nothing. That's right. I also don't eat food like this. मेरी समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैंने ये सब कुछ बहुत दिल से बनाया है, तो आप खा लीजिए ना। हो गया आपका इमोशनल ब्लैकमेल। मामा, आई एम गोइंग आउटसाइड। सोफिया ऐसे बोलकर बाहर चली गई और एलिजा ने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन गीता ने अपनी बहू की पहली रसोई का बनाया खाना चखा। कब से मैं इस स्वाद को तरस गई थी। बहुत अच्छे श्रुति बेटा। गीता की बात सुनकर श्रुति को अच्छा सा लगा। ऐसे ही श्रुति ने सभी के लिए शाम को भी खाना बनाया और सभी काम जिम्मेदारियों से किए। लेकिन चाची, सास और नंद को श्रुति एक आंख भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो दोनों उसे वहां से भगाने की प्लानिंग करने लगे। अगले दिन, तो मेरे भाई की वाइफ हो तो देखती हो कि तुम कितने काबिल हो। जाओ सुपरमार्केट से मेरे लिए थोड़ी ग्रोसरी लेकर आओ। आ लो, मेरा भी सामान ले आना। श्रुति बेचारी उन्हें मना नहीं कर पाई और कुछ भी पता नहीं होते हुए भी वो सुपरमार्केट से सामान लेने विदेश की सड़क पर निकल गई।
वैसे तो ये पता मुझे लिख कर दिया है, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकती। अब कहाँ जाऊँ? एक तरफ सोफिया भटक रही थी तो वहीं दूसरी तरफ। वाह चाची, दिमाग लगाकर उस आफत को कैसे निकाल दिया अपने घर से, मजा आ गया। That's right, I'm really happy right now. Let's celebrate it. Yay! दोनों चाची भतीजे घर में श्रुति को रास्ता भटकवाकर खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति भटकते भटकते सुपरमार्केट की जगह एक क्लब वाले एरिया में आ गई, जहां कुछ लड़के उसे छेड़ने लगे। हे भगवान, ये तो कोई ठर की जगह लग रही है। भाग यहाँ से श्रुति। Hey beautiful, here looking gorgeous. What's your name? अरे भाई साहब, हमें ये अंग्रेजी समझ नहीं आती है, हमें जाने दो। Who are you? बेचारी श्रुति को अंदाजा भी नहीं था कि वो भोली सी चिड़िया किस जाल में आ फंसी थी। श्रुति को छेड़ने वहां कई लड़के आ गए। वो बेचारी डर ही रही थी कि किस्मत से उसे शॉन ने देख लिया और Hey, who are you? Who are you all? Go away from my wife. Who are you, man? She's your wife? Yes, she is my wife and go away from her just now. शॉन की बात सुनकर वो सभी लड़के श्रुति से दूर हट गए। श्रुति, तुम ठीक तो हो? डोंट वरी, डोंट वरी। शॉन ने श्रुति को गाड़ी में बिठाया और वो उसे सीधा घर लेकर पहुंचा। घर जाते ही उसने घर को सिर पर उठा लिया और सोफिया और आंटी, क्यों किया आपने ऐसा? I mean why? Bro? Don't call me bro. I'm not your brother. If you don't happy in my happiness, you mean it, girl. वैसे हद हो गई है सोफिया और एलिजा, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद तो कभी नहीं थी। सोफिया तो चलो छोटी है, लेकिन तुम एलिजा। गीता की बात सुनकर दोनों चाची भतीजी का सर शर्म से नीचा हो गया। बस फिर क्या था, आज के ही दिन से सोफिया और एलिजा ने श्रुति के साथ कुछ भी करने से डरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी अच्छाई से अब उनका भी दिल खुश हो रहा था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।